साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चश्म विषम बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। आज मैं अपने चैनल पर एलर्जिक राइनाइटिस की अगली कड़ी लेकर के आया हूँ। पिछले वीडियो में एलर्जिक राइनाइटिस के आपने जाना कि इसके मुख्य लक्षण क्या हैं। आमतौर पे कोई मरीज किस रूप में प्रेजेंट करता है तो हम लोग को लगता है कि एलर्जिक राइनाइटिस का हो सकता है, क्या हमको फीचर्स मिलते हैं। उसी कड़ी में एक लक्षण पे और डिस्कशन करेंगे हम लोग, उसका नाम है ओरल एलर्जी सिंड्रोम। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैसे हम इसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं। तो कुछ लोगों में, खास करके एलर्जिक राइनाइटिस के कुछ लोगों में, हम लोगों ने ये पाते हैं कि कच्चे फल खाने पे, फ्रेश फ्रूट्स जिसको आप कह लें, और कच्चे जो नट्स हैं या अनकुक्ड वेजिटेबल्स हैं, इनको अगर हम खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं, तो उनके गले में, मुंह में, खास करके जीभ पर और जो हार्ड पैलेट होता है उस पे ऊपर जो है इचिंग या टिंगलिंग सेंसेशन होता है, खुजली का नुमा या हल्की हल्की सी गुदगुदीदार सुई चुभने जैसा एहसास, ये एहसास उसको। और ऐसे फल होते हैं ज़्यादातर एप्पल, मतलब सेब या कीवी या एप्रिकॉट, चेरी, इस तरह के फल में और भी फल बहुत सारे होते हैं जिनको अनकुक्ड स्टेज में खाने पर ये लक्षण मिलते हैं उनके एलर्जेंस की वजह से। इस ऐसे केस में होठों पे सूजन आ सकती है, सुन्नपन का एहसास हो सकता है, गले में खराश हो सकती है। और ये जो है एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स में ओरल एलर्जी सिंड्रोम ज़्यादा दिखता है। तो ओरल एलर्जी सिंड्रोम के जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उन लोगों को हम लोग सलाह देते हैं कि वो ऐसे फल को हमेशा या तो माइक्रोवेव में हल्का सा हीट करके खाएं, उससे एलर्जन डीनेचर हो जाते हैं, या कहते हैं कि पकी हुई फल खाएं, या उनके जूस ले लें। जूस लेने से क्या होता है कि जो पैक्ड जूस आते हैं वो प्रिजर्वेटिव मिला दिया जाता है। तो डायरेक्ट अगर फ्रूट जूस नहीं पी रहे हैं, डायरेक्ट फल नहीं खा रहे हैं, उनको माइक्रोवेव पका रहे हैं या उनका पैक्ड या कैंड फ्रूट खा रहे हैं, तो आप पाएंगे, कहते हैं, या पकी हुई सब्जियां खा रहे हैं, तो आप पाएंगे, कहते हैं, कि ये लक्षण उनके नहीं हो रहे हैं। अगर हमें डायग्नोसिस कंफर्म करनी है कि एलर्जी किस चीज़ों से है, जैसा हम जानते हैं कि जितनी भी तरह की एलर्जी की बीमारियां हैं वो बेसिकली कहते हैं कि आईजी के बनने से होती हैं, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होती हैं। और उसमें सबसे पहला इलाज तो यही है कि हम एलर्जन से बच जाए तो एलर्जी नहीं होगी। तो किस एलर्जन से हमें ये तकलीफ़ है, अगर हम उसको जानना चाहें कि हम उससे अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर सकें, तो हमें एलर्जन की टेस्टिंग करनी पड़ती है। इसको हम लोग मुख्यतः 2 प्रकार से करते आए हैं। एक स्किन टेस्टिंग से, दूसरा उस एलर्जन के खिलाफ स्पेसिफिक आईजीई शरीर में है तो वो एलर्जन से सेंसिटिव है। इस तरह करके 2 टेस्ट के रूप में हम लोग करते हैं। पहला टेस्ट स्किन में होता है, दूसरा टेस्ट ब्लड टेस्ट के द्वारा होता है। तो इसमें जो स्किन टेस्ट है, इसके अंदर जो है 3 तरीके से हम लोग एलर्जन को शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, और उसके खिलाफ हम लोग कहते हैं कि ये देखते हैं कि क्या रिस्पांस हमारा शरीर देता है। पहला तरीका होता है प्रिक टेस्ट, या कहते हैं कि पंक्चर टेस्ट, या कहते हैं कि वो प्रिक टेस्ट, पंक्चर टेस्ट, जिससे हम जो है कहते हैं कि एलर्जन को पहुंचा सकते हैं। दूसरा टेस्ट होता है इंट्राडर्मल टेस्ट। तीसरा होता है, कहते हैं कि पैच टेस्ट। इसको जो प्रिक टेस्ट या पंक्चर टेस्ट है, इसको हम लोग स्क्रैच टेस्ट भी कह लेते हैं। तो जो कहते हैं कि त्वक एलर्जी टेस्टिंग है, स्किन एलर्जी टेस्टिंग है, इसके अंदर हम जो है कहते हैं कि कम समय में ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ एलर्जन के खिलाफ हमारे शरीर की सेंसिटिविटी को हम नाप सकते हैं, कर सकते हैं। और कहते हैं कि ये बात जानना चाहिए, ये दोनों तरह के जो टेस्ट हैं, ये टेस्ट हैं, इलाज नहीं है। इनसे कारण पता लगता है, निवारण फिर आपको करना पड़ेगा, चाहे एलर्जन से बचाव का हो या एलर्जन के साथ जीने का तरीका सेट करना हो। एलर्जी टेस्टिंग जो हम स्किन से करते हैं, उसमें हम लोगों को टेस्ट कराने के पहले कुछ सावधानियां अत्यावश्यक हैं। पहली राय तो ये है कि जब तक चिकित्सक की स्पष्ट राय ना हो कि ये टेस्ट आपके लिए ज़रूरी है, तब तक आप इनको कराएं नहीं। जब वो ज़रूरी समझे
और ख़ास करके तभी वो जरूरी समझ जाती है कि जब वो दवाओं से अपेक्षित लाभ नहीं हो रहा होता है, एलर्जन से बचाव, इस एलर्जन साफ़ सुथरे आसानी से पकड़ में नहीं आ रहे होते हैं, केवल इंटेलिजेंसिया के बेसिस पे कि आपने महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ होती है जिससे हम बचें, तब इन टेस्ट की सलाह दी जाती है। दूसरा, इसमें सावधानी जो होती है वो कहते हैं कि इसके अंदर जो त्वचा होनी चाहिए वो कहते हैं कि हेल्दी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर पूरी स्किन जो है एक्जिमा से या सोरियासिस से प्रभावित है तो ये ऐसी टेस्ट संभव नहीं हो पाते हैं। जिस समय टेस्ट कराना हो उस समय मरीज में न्यूनतम लक्षण हों। डर्मोग्राफिज्म नाम की बीमारी ना हो उसको। डर्मोग्राफिज्म उसको कहते हैं, डर्मो माने होता है स्किन, ग्राफिज्म माने होता है लिखना, रेखा बनाना। तो जिस पे कहते हैं कि निगेटिव जो एलर्जन वाले जो होते हैं, कंट्रोल टेस्ट होते हैं, जैसे बफर सॉल्यूशन हो गया, इससे रिएक्शन नहीं होना चाहिए। या आप स्किन पे कोई भी आप एक रेखा खींचिए तो कोई लाइन नहीं बननी चाहिए। देखिए, जबकि इस डर्मोग्राफिज्म में होता है, उसके अंदर अगर आप इस तरह से किसी स्किन से इस तरह लाइन खींच दीजिए तो एक लाइन उभर आती है। और कहते हैं कि कंट्रोल टेस्ट जो नेगेटिव टेस्ट बताते हैं, स्किन टेस्ट में भी हम जिक्र करेंगे कि क्या पॉजिटिव टेस्ट होता है, क्या नेगेटिव टेस्ट होता है। जो नेगेटिव कंट्रोल टेस्ट होता है उसमें भी वो पॉजिटिव देता है, तो इसमें मतलब यह स्किन टेस्ट इसमें संभव नहीं है। तीसरी जो बड़ी संभावना है कि जैसे उनकी जहाँ पे टेस्ट करें, ये डॉक्टर के ऑफिस में होता है ज़्यादातर, और वहाँ पर अगर टेस्ट के दौरान उसको एनाफिलिक्सिस हो जाए, मतलब एलर्जी का अटैक हो जाए, तो उससे हम बचाने के लिए हमारे पास ज़रूरी दवाइयाँ और सुविधाएं होनी चाहिए। तथा जो एलर्जन हो वो उसकी जो गुणवत्ता, उसकी कंसंट्रेशन, सांद्रता सब जो है सही मात्रा में हो। और साथ ही एलर्जी टेस्टिंग के कम से कम 2 हफ्ते पहले कीटोटिफेन और एंटी डिप्रेशन नाम की दवाई के ग्रुप की दवाइयाँ अगर चल रही हैं वो बंद हो जाएं, और 72 घंटे पहले एंटीहिस्टामिनिक, जिसको एलर्जी गोली कहते हैं, ओरल स्टेरॉइड्स और ट्रंक्विलाइजर्स भी 72 घंटे पहले बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये चलती रहती हैं तो आपके टेस्ट के परिणाम को प्रभावित करती हैं। त्वचा पर स्टेरॉइड क्रीम का भी उपयोग 72 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी परिणाम को प्रभावित करता है। जो एलर्जी की जांच स्क्रीन से होती है उसमें फिनाल और व ग्लिसरीन की जो बूंदें होती हैं उसके सहायता से एलर्जन हम ड्रॉप बनाते हैं। तो एलर्जन को जो है फिनाल प्रिजर्वेटिव और ग्लिसरीन जो ऐसा एलर्जन सब्सट्रैक्ट के लिए रहता है कि वो मतलब ड्रॉप वहाँ रुकी रहे जहाँ पर हमको प्रिक टेस्ट करना है, इसलिए जो है सब बनाते हैं। और नेगेटिव कंट्रोल के लिए हम बफर सलाइन और पॉजिटिव कंट्रोल हेतु तो हिस्टामिन ले लेते हैं। तो ऐसे जब हम सोल्यूशन तैयार करते हैं, पॉजिटिव लगा देते हैं हिस्टामिन का और एक नेगेटिव लगाते हैं बफर सलाइन का, और फिर हम प्रिक बना करके उसके ऊपर हम ये एलर्जन के जो सोल्यूशंस हैं उनको लगाते हैं। ये जनरली हम लोग अग्रबाहु की त्वचा में करते हैं, करने को तो पीठ पे भी कर सकते हैं। और संभावित जो एलर्जन होते हैं उनकी सूक्ष्म मात्राएं इन तीनों विधियों से, मतलब या तो हम प्रिक टेस्ट से कर रहे होते हैं, या इंट्राडर्मल टेक्निक से कर रहे होते हैं, या पैच टेस्ट से कर रहे होते हैं, उनसे इसका प्रयोग करते हैं। और जब हम इसको एलर्जन उस प्रिक में या इंट्राडर्मल या पैच टेस्ट से दे देते हैं शरीर में, तो हम 15 से 20 मिनट बाद देखते हैं कि उसमें जो इंडुरेशन अर्थात गांठ अर्थात सूजन पैदा हुई, और लाली या रेडनेस आई कि नहीं आई। और जो रेडनेस होती है उसको हम फ्लेयर कहते हैं, और व्हील WHEAL व्हील कहते हैं, जो इंडुरेशन या गांठ पैदा होती है। और गांठ की साइज के आधार पर हम लोग तय करते हैं कि टेस्ट धनात्मक है कि ऋणात्मक है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये देखा गया है कि जो सामान्यतः हम लोग जो हमारा कहते हैं कि नेगेटिव कंट्रोल होता है बफर सलाइन वाला, उसके मुकाबले वो जितनी भी इंडुरेशन दे रहा है या 0 इंडुरेशन दे रहा है उसके मुकाबले का 3 मिलीमीटर से ऊपर जो इंडुरेशन देगा एलर्जन, उसको हम पॉजिटिव टेस्ट बोलेंगे। तो हम कहेंगे ये व्यक्ति उस एलर्जन के प्रति संवेदनशील है। उसके बाद जो परिणाम हमको मिलेंगे, किस किस एलर्जन से पॉजिटिव आया,
उस परेशानी को वहाँ का जो स्थानीय पालन कैलेंडर होगा, स्थानीय का मतलब जहाँ का मरीज रहने वाला है, वहाँ का जो पालन कैलेंडर होगा उसके आधार पर मरीज में उस एलर्जन के पॉजिटिव होने का महत्व समझेंगे। पालन कैलेंडर वो होता है कि किसी खास मौसम में खास तरह के प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है, परागकण रिलीज़ होते हैं, तो या और दूसरे तरह के एलर्जन रिलीज़ होते हैं, तो उसके प्रति अगर वो संवेदनशील है, मतलब मेरा कहने का है कि यदि मान लीजिए यूकेलिप्टस, मान लीजिए गर्मी में इसको लक्षण आते हैं और टेस्ट में आया यूकेलिप्टस, और यूकेलिप्टस मान लीजिए, मुझे 100% श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर यूकेलिप्टस मान लीजिए जाड़े का फ्लावरिंग प्लांट हो और यूकेलिप्टस से पॉजिटिव आ रहा हो, लेकिन कहते हैं कि जो गर्मी के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उससे वो नेगेटिव टेस्ट आ रहा हो, तो हम यूकेलिप्टस की वैक्सीन नहीं देने लग जाएंगे। इसका मतलब है कि टेस्ट में हमको कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिला। किसी चीज़ से पॉजिटिव आना, उसी से लक्षण आना जरूरी नहीं है। तो पॉजिटिव आना एक चीज़ है, लेकिन पालन कैलेंडर से अगर मैच नहीं कर रहा है या उसकी इर्द गिर्द पाए जाने वाले किसी फ्लोरा फाना से वो मैच नहीं कर रहा है, तो उस टेस्ट को हम लोग मरीज में पॉजिटिव आने के बाद भी इसको इग्नोर करेंगे, उसके खिलाफ हम उससे कोई इलाज नहीं करेंगे। तो यदि चिकित्सक को लगता है कहते कि जो एलर्जन है उसका कारक मतलब यानी कि संभावित लग रहा है, तो हम फिर उसके एलर्जन के खिलाफ अच्छी गुणवत्ता वाली जो वैक्सीन है उसको बनवाते हैं, और इम्यूनोथेरेपी नाम की थेरेपी से उसकी वैक्सीन दी जाती है। उसके हम लोग अलग से चर्चा करेंगे कि इम्यूनोथेरेपी कैसे दी जाती है, और इस तरह से हम उसको उस एलर्जन के प्रति हाइपोसेंसिटाइज करते हैं, और इस तरह से उसको लक्षणों से रहित करते हैं मरीज को। अगर हम इसको समझें कि इस जो पॉजिटिव स्किन प्रिक टेस्ट है, या आगे हम अभी ब्लड टेस्ट की बात भी करेंगे, तो मरीजों में जो उस एलर्जन की वजह से जो लक्षण हो रहे हैं उसकी तीव्रता के बारे में कोई इशारा नहीं करता है। जैसे किसी व्यक्ति में ग्रास पॉलन के खिलाफ स्पेसिफिक IgE आ गई, स्किन टेस्ट से पॉजिटिव आ गया, या राश टेस्ट जो ब्लड टेस्ट है उससे आ गया, तो होता कहता है कि एलर्जिक राइनाइटिस उसकी वजह से उसमें ना हो रही, पॉजिटिव भले आ रहा हो, किसी और कारण से हो रही हो, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किससे पॉजिटिव आ रहा है, उससे होने की संभावना कितनी है, वो पालन कैलेंडर के हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा। और इसका उपयोग हमें तभी करना है जब मरीज के लक्षणों के इतिहास से संभावित एलर्जन के प्रति संवेदनशीलता होने को पुष्ट करने की संभावना हो, ज़रूरत हो। अब आती है बात रास्ट टेस्ट की। रास्ट टेस्ट होता है जो हमने बताया था स्पेसिफिक IgE को सीरम से पता लगाने का टेस्ट। रास्ट टेस्ट होता है, इसको रेडियो एलर्गो सार्बेन टेस्ट कहते हैं। इसमें हम जो है विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक या विशिष्ट कहते हैं कि IgE की उपस्थिति का पता लगाते हैं, और ये ब्लड से होता है। इस टेस्ट में कहते हैं रेडियो एक्टिव तत्वों का चयन का उपयोग होता है। ये एक महंगी जांच है, एक साथ मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब की तरह की एंटीबॉडीज़ की जांच नहीं कर पाता, ये इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। और कहते हैं कि ये टेस्ट से अब एक मॉडिफाइड टेस्ट आ गया, उसका नाम मास्ट टेस्ट है, मल्टीपल एलर्जन साइमल्टेनियस टेस्ट, जो रास्ट टेस्ट के मुकाबले तुलनात्मक रूप में सस्ता है। और कहते हैं कि ये जिसका इसके नाम से जाहिर है, इसमें मल्टीपल एलर्जन की टेस्टिंग एक साथ कर सकते हैं। तो अब रास्ट के बजाय मास्ट टेस्ट का उपयोग बढ़ गया है अगर हमको ब्लड से स्पेसिफिक IgE के द्वारा हमको एलर्जी के बारे में, एलर्जी टेस्ट की पॉजिटिविटी के बारे में जानना होता है। मास्ट में रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बजाय फोटो रिजेंट का उपयोग होता है। ये टेस्ट चाहे रास्ट हो या मास्ट, ये स्किन प्रिक टेस्ट के मुकाबले लेस सेंसिटिव हैं। इनका उपयोग हम लोग कुछ ही केसेस में करना सही है, जब एक तो जैसे पीडियाट्रिक एज ग्रुप है जिसमें स्किन टेस्टिंग करना संभव नहीं है, कितनी प्रिक वो कन्विंस नहीं होगा बच्चा कहते कि उसको प्रिक लगाई जाए। दूसरा कहते हैं कि उस इलाके में स्किन प्रिक टेस्ट ही ना हो या हो पाता हो। दूसरा, या मरीज की स्किन बहुत डार्क हो जहाँ पर स्किन प्रिक टेस्ट का रिजल्ट पढ़ना मतलब कठिन हो, या
इसलिए करना मुश्किल हो कि जैसे उस मरीज़ की स्किन में वाइड स्प्रेड एक्जिमा या वाइड स्प्रेड सोरियासिस है, डर्मोग्राफिज्म की बीमारी है, तो ऐसे केसेस में आप नहीं कर सकते। तीसरा ये है कि अगर वो ऐसी दवाओं पे है जो इसके परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं और परंतु उसको रोकना संभव नहीं है, रोकने से उसकी बीमारी जटिल हो सकती है, तो ऐसे केसेस में हम रास्ट और मास्ट की सलाह दे सकते हैं कि भाई हमको एलर्जी पता भी लगानी है तो हम लेस सेंसिटिव टेस्ट को भी उपयोग में ला सकते हैं। इसका फ़ायदा स्किन प्रिक टेस्ट के मुकाबले क्या है? एक तो हमने बताया, कहते हैं कि इन कंडीशंस में है। दूसरा ये नो रिस्क है। जैसा हमने बताया कि स्किन टेस्ट में जो है एलर्जन हम सीधे शरीर में प्रवेश कराते हैं, तो हो सकता है कहते हैं कि एनाफिलिस रिएक्शन हो, वहाँ पे हमको रिस्क रहता है। वहाँ पे हम इसीलिए डॉक्टर के ऑफिस में जहाँ पे ये ऐसी चीज़ें हों उसी पे ही हम लोग दवाइयाँ उपलब्ध हों उसी पे कराते हैं। वहीं पर यहाँ इस तरह का कोई रिस्क नहीं होता। हाँ, इसमें 2 नेगेटिव पॉइंट और भी हैं। एक, ये डॉक्टर ऑफिस के बजाय लैब टेस्ट होता है, कॉस्टली ज़्यादा है और साथ में इसमें सामान्य से ज़्यादा समय लगता है। जहाँ हम स्किन टेस्ट का रिजल्ट आधे घंटे पौन घंटे में पा जाते हैं, क्योंकि 15-20 मिनट एलर्जन टेस्ट लगाने में जो भी समय लगे 20 मिनट में 15-20 मिनट में रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद उसकी रिपोर्टिंग करके मिल जाती है। वहीं का वहीं ये टेस्ट कई दिन से लेकर के 2 हफ्ते तक कहते हैं कि समय लेते हैं। तो इस तरह से स्किन टेस्ट इसके में अच्छा है। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि डायग्नोसिस बनाने के लिए इसकी ज़रूरी है तो आप इन स्किन टेस्ट करा करके अपने एलर्जेंस के बारे में पता लगा सकते हैं और अपने को इलाज के लिए और अपने को सुरक्षित बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगले कड़ी में हम लोग बचे हुए टेस्ट के बारे में और इलाज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।